और जब मैं भाषा के प्रश्न को देखता हूं तो मैं दो नजरियों से देखना पसंद करता हूं। पहली बात, भाषा वो है जो हमें मनुष्य बनाती है, और इस संसार में जहां 3 ट्रिलियन या 1 ट्रिलियन स्पीशीज संघर्ष करती हैं, उनमें हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। और दूसरा, भाषा वो संरचना है जो दुनिया को बांटती है, और क्योंकि बांटती है तो बहुत सारे संघर्षों को जन्म देती है। लोग कहते हैं कि धर्म बहुत ताकतवर है, जाति बहुत ताकतवर है। मेरी नजरिए में भाषा सबसे ताकतवर है। अगर धर्म बहुत ताकतवर होता तो पाकिस्तान बनने के बाद बांग्लादेश की जरूरत क्यों पड़ती? मुसलमानों के लिए एक नया देश चाहिए तो पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान ही तो थे। अंतर क्या था कि एक तरफ के मुसलमान उर्दू और पंजाबी बोलते हैं, एक तरफ के मुसलमान बांग्ला बोलते हैं। बांग्ला भाषी मुसलमान उर्दू भाषी मुसलमान के साथ एक नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको नए देश की जरूरत है, और बांग्लादेश इसलिए बना। आप श्रीलंका के झगड़े को कितना भी हिंदू और बौद्ध झगड़ा कह लीजिए, दरअसल वो तमिल और सिंगली भाषाओं का झगड़ा है। ये जो भाषाओं के झगड़े हैं, और भाषाओं का एक अस्तित्व होता है, जैसे मनुष्यों के जीवन में वक्र है, कभी सफल कभी विफल, ऐसी भाषाओं का जीवन होता है। आज से 300 साल पहले ब्रज भाषा का जो जोर था, कोई सोच सकता था कि 300 साल बाद उसका नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं? ब्रज भाषा के नाम में भाषा है, वो बोली बन गई, और खड़ी बोली के नाम में बोली है, वो भाषा बन गई। तो इतिहास के दौर की बात है। इतिहास का कौन सा दौर किस भाषा को कहां से कहां उठा के ले जाएगा? जब पुर्तगाली यूरोप से निकले थे दुनिया पर कब्जा करने के लिए, उन्हें लगता होगा कि पुर्तगाली दुनिया की महान भाषा बनेगी। बाद में फ्रांसीसियों ने, हॉलैंड के डच लोगों ने, अंग्रेज़ों ने आपस में झगड़े किए, फ्रेंच लोगों ने झगड़े किए। उन झगड़ों में संयोग से अंग्रेजी जीत गई, और क्योंकि अंग्रेजी जीत गई, क्योंकि अंग्रेजी का असर भारत पे पड़ा, अंग्रेजी का असर अमेरिका पे पड़ा, अंग्रेजी का असर अफ्रीका पर ज़्यादा पड़ा, इसलिए आज अंग्रेजी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध भाषा है, प्रचलित भाषा है। ऐसा थोड़ा ना कि अंग्रेजी बहुत महान भाषा है, भाषाएं सारी महान हैं। और अगर तकनीकी तौर पे देखें तो हिंदी भाषा वैज्ञानिक तौर पर अंग्रेजी से बेहतर भाषा है। केवल शब्दावली के अभाव को पीछे छोड़ दें, चाहे वो ध्वनि का मामला हो, फोनेटिक्स का मामला हो, सिंटैक्स का मामला हो, भाषा विज्ञान के किसी भी स्तर पर देखें तो हिंदी अपनी वैज्ञानिकता में अंग्रेजी से कहीं भी कम नहीं है, कई मामलों में बेहतर है। इसलिए कौन सी भाषा का कितना राज होने वाला है, ये बात तय होती है केवल इस बात से कि उस भाषा के समाज की दुनिया पर क्या पकड़ है, कौन उपनिवेश की भाषा बनी, कौन साम्राज्य की भाषा बनी, किस भाषा में ज़्यादा विकास हुआ, किस भाषा में कम विकास हुआ। संयोग की बात है कि आज हम एक ऐसी दुनिया में है, ग्लोबल दुनिया में, जहाँ अंग्रेजी का वर्चस्व है। अंग्रेजी से दिक्कत ना आपको होनी चाहिए ना मुझे होनी चाहिए। हम हर भाषा का सम्मान करें, उससे फ़ायदा उठाएं, सीखें, अपने काम का लाभ लें। पर मैं अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने बहुत सारी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में की, और मैं अंग्रेजी में लगभग उतना सहज जितना हिंदी में हूं। तो मुझे इस बात की खुशी है। मुझे चिंता केवल तब होती है जब भारत में होते हुए कोई मुझसे ये उम्मीद करता है कि मुझे हिंदी बोलने में शर्म होनी चाहिए। चिंता केवल तब होती है। भारत में होते हुए मैं अपनी भाषा बोलूं, अपनी भाषा बोलने मुझे काहे की शर्म होनी चाहिए? मैंने जिन जिन देशों की यात्रा की, आज दुनिया के हर देश पर दबाव है कि अंग्रेजी सीखे, और वो दबाव इसलिए कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अंग्रेजी में चीजें ज्यादा उपलब्ध हैं, स्वाभाविक सी बात है। पर मैंने कभी हॉलैंड में किसी व्यक्ति को डच भाषा की तुलना में अंग्रेजी को महत्व देते हुए नहीं देखा। वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आप किसी फ्रेंच व्यक्ति से बात करें, आप इजराइल के किसी व्यक्ति से बात करें, जहां भाषा के सम्मान की बात आएगी वो अंग्रेजी का नाम तक नहीं लेंगे। जहां पढ़ने की बात आएगी, सीखने की बात आएगी, फायदा उठाने की बात आएगी, निश्चित तौर पे सीखेंगे, क्योंकि उस भाषा से उनको फायदा होता है। और आज की जो बातचीत हमारी होने वाली है वो कुछ कुछ उसी तौर पे होने वाली है कि आज हमारी क्या स्थिति है, हमें क्या करना चाहिए, क्या बहुत डरने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि हम बिना बात के खौफ में हों, और मुझे लगता है कि हम बिना बात के खौफ में ज्यादा रहते हैं। और जब मैं हिंदी की बात सोचता हूं और मिरांडा हाउस के संदर्भ में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि हिंदी की स्थिति कुछ कुछ वैसी ही है जैसी द टेम्पेस्ट नाटक की नायिका मिरांडा की थी।
जब मॉरिस ग्वायर साहब ने इस कॉलेज की स्थापना की और इसका नाम मिरांडा हाउस रखा, तो उनसे कई लोगों ने पूछा, वो उस समय डीयू के वाइस चांसलर भी थे, भारत के चीफ जस्टिस भी थे उस समय। तो जब भारत आज़ाद हो गया और वो चले गए यहाँ से, 1952 में उन्होंने एक बात की व्याख्या की कि मैंने इस कॉलेज का नाम मिरांडा क्यों रखा। 3 वजह बताई। एक वजह बताई कि एक फिल्म की हीरोइन मुझे बहुत प्रिय है, उसका नाम मिरांडा है। एक कहा कि मेरी बेटी का नाम मिरांडा है। लेकिन जो असली वजह मुझे लगता है तीसरी उन्होंने बताई, वो ये थी कि शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट में जो एकमात्र महिला कैरेक्टर मंच पे आती है उसका नाम भी मिरांडा है। और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मिरांडा हाउस में पढ़ने वाली लड़कियां ऐसी व्यक्ति बने। वो व्यक्ति आप मती बनिएगा, अब तो उसका महत्व रहा नहीं है, उस दौर में उसका महत्व था। कुछ कुछ छायावाद की श्रद्धा जैसी लड़कियां होती हैं, वो जो एकदम भारतीय किस्म का मिजाज नहीं होता है कि मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं सिर्फ त्याग करने के लिए पैदा हुई हूँ। कुछ कुछ वैसा मिजाज उस लड़की का है, मिरांडा का। उस नाटक में एक बड़ी खास बात है, मिरांडा बहुत योग्य लड़की है, उसकी समझ बड़ी गहरी है, पर वो अपने पिता और अपने होने वाले पति, प्रोस्पेरो उसका पिता है, फर्डिनेंड उसका होने वाला पति है, वो उन दोनों के इतने कंट्रोल में है कि वो खुद को डिफाइन उन्हीं के नजरिए से करती है। बहुत योग्य होने के बावजूद उसमें आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। अपने जीवन के फैसले वो अपने आप लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अंत में लगता है कि फर्डिनेंड का फैसला उसने खुद किया है, पर आप ध्यान से पढ़े तो समझ में आता है कि वो फैसला भी उसके पिता ने ही करवा दिया है। और वो बेचारी इतनी कमज़ोर अपने आप को महसूस करती है। हिंदी की एक फिल्म में एक गीत आया था, एक पत्नी है जो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, सुंदर नहीं है, पति उससे प्रेम नहीं करता है, पति कहीं और प्रेम करता है। तो वो लड़की, फिल्म का नाम था नसीब अपना अपना, एकदम समझ लीजिए कि मिरांडा ही उसे बोल रही है। एकदम मिरांडा का भारतीय संस्करण है। और वह अपने पति के बारे में एक वाक्य बोलती है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये उस जमाने में चलता था। आज के ज़माने में तो पत्नियां पति का हिसाब बराबर कर देती है अगर कोई ऐसा करे तो, लेकिन उस जमाने में ऐसी हरकतें होती थी। और टेम्पेस्ट की नायिका मिरांडा अपने प्रेमी से, फर्डिनेंड से कह रही है, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी हूं, और नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी दासी हूं। तो मुझे किसी भी रूप में रखो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी दासी बन के रहूंगी, नौकरानी बन के रहूंगी। और इस बात पे 16वीं सेंचुरी का ब्रिटिश समाज पागल हो गया कि लड़की हो तो वैसी, बीवी हो तो वैसी, कुछ कुछ वैसा ही जैसे भारतीय परंपरा में छायावाद में श्रद्धा जैसी नारियां हमें दिखती हैं, जो केवल देने की बात करती हैं, अपने हक की बात बिल्कुल भूल के भी नहीं करती हैं। हिंदी की स्थिति कुल मिला के मिरांडा जैसी है। आपको जब भी समझना हो कि हमारी भाषा किस हालत में है, तो हमारी भाषा द टेम्पेस्ट की मिरांडा की हालत में है। ताकतवर है पर उसको ताकत का एहसास नहीं है, समझदार है पर उसको किसी ने बताया नहीं कि तुम कितनी समझदार हो, खुद फैसले कर सकती है पर उसके नाम पर फैसले लेने वाले खुद इतने समझदार नहीं हैं कि उसके महत्व का अनुमान कर सके। अपने ही मठाधीशों से घिरी हुई, अपने ही परिवार के ऊल जलूल निर्णय करने वालों की दासी बनी हुई, कुछ कुछ वैसी स्थिति हिंदी की है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हिंदी बहुत ताकतवर भाषा है, लेकिन हम मेरा बात के डरते हैं। कुछ उदाहरण से बात समझ लेते हैं। और जब भी कोई आपसे पूछे कि हिंदी का भविष्य क्या है, हमेशा ध्यान रखना है, किसी जटिल प्रश्न का उत्तर एक नहीं होता है, हाँ या ना में नहीं होता है। उसका उत्तर बहुत सारे पहलुओं में होता है। और जब तक आप किसी जटिल प्रश्न को 4-5 सरल प्रश्नों में तोड़ नहीं लेंगे, तब तक उस प्रश्न का उत्तर आप ठीक से दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी कोई आपसे पूछे कि क्या हिंदी का कोई भविष्य है या हिंदी का भविष्य कैसा है, तो हिंदी कोई एक वस्तु नहीं है। हिंदी में बहुत सारी चीजें आती हैं। मसलन आपको बताना पड़ेगा कि बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी का भविष्य क्या है, राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी का भविष्य क्या है, राष्ट्रभाषा के रूप में क्या है, संपर्क भाषा के रूप में क्या है, ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में क्या है, व्यापार की, वाणिज्य की, नौकरी की दुनिया में उसका भविष्य क्या है। और जब तक इन सारे प्रश्नों पर अलग अलग आप 4 वाक्य बोलने की स्थिति में नहीं है, तब तक हिंदी के भविष्य की बात कैसे करेंगे। मसलन क्या हिंदी का भविष्य बोलचाल की भाषा के रूप में है या हम खत्म होने वाले हैं?
यदि कोई आपसे कहे कि हम खत्म होने वाले हैं, उस मूर्ख की बात को बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है। वो निरा मूर्ख व्यक्ति होगा जो ऐसी बात कर सकता है। तथ्यों पर ध्यान देना है। हिंदी समाज की बुरी आदत है कि हम तथ्यों पर नहीं, अफवाहों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तथ्यों पर ध्यान देना है। जनगणना निकाल के देख लीजिए। 1991 में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत में 39% थी। कुल 83 करोड़ आबादी थी, उसमें से लगभग 32 करोड़ के आसपास हिंदी प्रथम भाषा के रूप में बात कर रहा हूं मैं, मातृभाषा। 2001 के सेंसस में यह परसेंटेज 39 से बढ़ के 41 हो गया, 41% हो गया। 2011 के सेंसस में जब हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई, प्रथम भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की परसेंटेज 43.6 हो गई, जिसका सीधा सा मतलब है कि 53 करोड़ लोग, 52-53 करोड़ लोग भारत में हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। और अंग्रेजी को मातृभाषा के रूप में कितने बोलते हैं भारत में? 2,70,000, 0.02%। 43.6% और 0.02% के बीच में अगर आपको ऐसा लगने लगे कि हमारी भाषा का अस्तित्व खतरे में है, तो मेरा ख्याल है कि हमारा दिमाग खतरे में है। 2021 से सेंसस हो नहीं पाया है, अब होगा, उम्मीद है कि 24 में हो जाएगा। हमारी आबादी आज के समय 143 करोड़ की है, अनुमान जो है अगले साल तक 145 के आसपास होनी चाहिए। 145 करोड़ में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमान है कि 45 से 46% अगले साल होने वाली है। और जिसका मतलब ये है कि लगभग मान के चले कि 64 से 66 करोड़ के बीच में मातृभाषा बोलने वाले हिंदी समाज के लोग होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि 65 करोड़ लोगों की मातृभाषा खत्म होने वाली है, तो इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है? ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कल्पना भी नहीं करनी चाहिए इस चीज की।